नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में आ चुके हैं चारों मेहमान, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत है सर आप सभी का। और इस वक्त तो देखिए सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कि जो पार्लियामेंट का सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है, मानसून सत्र, उसमें क्या होगा, कौन से बिल आएंगे। कांग्रेस कह रही है हम कोई बिल पास नहीं होने देंगे और सरकार की तैयारी पूरी लगती है। और इसको लेकर दिल्ली में मीटिंग्स ही मीटिंग हो रही हैं, बैठकों पर बैठकें रणनीति तैयार करने के लिए की जा रही हैं। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए मीटिंग कर रहा है और मोदी सरकार कौन कौन से बिल लाएगी, कैसे नंबर बढ़ाने हैं, कौन से बिल पास कराने हैं, इसको लेकर मीटिंग कर रही है। आज दिल्ली के कर्तव्य भवन में एक बड़ी मीटिंग हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं, शिवराज सिंह चौहान है, लल्लन सिंह है, राम मोहन नायडू भी इसके अंदर शामिल हैं और कई सीनियर लीडर्स हैं। और माना यह जा रहा है कि यह मीटिंग आगामी मानसून सत्र की रणनीति को लेकर ही बुलाई गई है। इस बार सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास काफी मुद्दे हैं। राम मंदिर में चोरी का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, E20 पेट्रोल जैसा मुद्दा है, फॉरेन पॉलिसी पर भी कल कांग्रेस ने कहा कि हम सरकार को घेरेंगे। तो अब सरकार इसके भी तैयारी करेगी, क्या जवाब इसका दिया जाना है, किस मुद्दे पर बहस कराई जा सकती है, किस पर नहीं, विपक्ष के सवालों की क्या काट निकाल ली है, ये सारी बातें आज की इस मीटिंग में डिस्कस हो रही होंगी। लेकिन कल कांग्रेस ने एक अहम मीटिंग की थी। हमने आपको शुरुआती जानकारी कल दी थी प्रोग्राम में आते ही, वो कल फिर बाद में डेवलप हुई खबर तो और कई चीजें पता चली। कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी के घर पर अपनी स्ट्रैटेजी मीट बुलाई सांसदों को लेकर के, और उसमें यह तय हुआ कि ये जो मैंने आपको 4 मुद्दे बताए हैं, इन मुद्दों पर हम सरकार से चर्चा की मांग करेंगे और सरकार को हम घेरेंगे। दूसरा, उसके अंदर यह भी बताया गया, कल पेपर आउट किया विपक्ष ने कि पार्लियामेंट सत्र, इस सत्र में होगा क्या क्या, कौन कौन से बिल आएंगे। तो उन्होंने 6 बिल बताए कि हमारी जानकारी यह है कि सरकार ये 6 बिल इस सत्र के अंदर लाने जा रही है और हम 6 के 6 का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा महिला आरक्षण, परिसीमन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन, FCRA का बिल, फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला जो है, फूड सिक्योरिटी बिल एक्ट में कुछ परिवर्तन करना चाहती है सरकार, वो PM-CM बिल जो है वो 30 दिन वाला जिसके बाद बर्खास्तगी हो जाएगी, वो वाला बिल। तो ये बिल उन्होंने कहा ये सरकार लाना चाहती है और हम सबके सबका हम विरोध करेंगे। इस बीच एक डेवलपमेंट ये है कि कल लोकसभा की तरफ से क्या कहते हैं सर उसको, विजय जी अच्छे से उसको जानते होंगे, बिजनेस बुलेटिन। उसमें तो बिजनेस बुलेटिन में 2 ही बिल है। हाँ, बिल है सरकार की तरफ लोकसभा के बिजनेस बुलेटिन में बताया गया 2 बिल अभी केवल उसमें बताए गए हैं। एक बिल है FCRA वाला और दूसरा उसमें बताया गया प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल। इसमें राष्ट्रगान भी जोड़ दिया, राष्ट्रगीत जोड़ दिया जाएगा, वंदे मातरम जोड़ दिया गया। राष्ट्रगान को लेकर के प्रोटोकॉल है, कैसे होगा, क्या नहीं किया तो क्या कार्रवाई होगी, अब उसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी जोड़ दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो सरकार की तरफ से तो 2 ही चीजें बताई गई हैं, बाकी 5 चीजें और ऑपोजिशन ने बता दी हैं। तो इससे पहले अभी चलिए एक राउंड इस पर हम बात कर लें कि आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन क्या तैयारी माने ये जो बाकी कंटेंशियस बिल हैं ये आएंगे। और कांग्रेस ने कल ठोक के बोला कि हमें यकीन है कि इस सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं आने जा रहा है, ये बिल ले भी आए तो इसको पास नहीं करा पाएंगे। त्रिपाठी जी बताइए, दोनों तरफ की बातें सुन के क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए जो जिसको कहते हैं ना कि लक्षण जो दिख रहे हैं उसमें अब नहीं आएगा ऐसा नहीं होना चाहिए, और नंबर नहीं होगा तो आएगा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो नंबर हो जाएगा। अगर नंबर नहीं होगा तो फिर दोबारा वो बिल नहीं आएंगे। कम से कम परिसीमन वाला बिल तो दोबारा फिर नहीं आना चाहिए। नहीं, सारे संविधान संशोधन सबके लिए 2/3 चाहिए। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो कम से कम उस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा, जिस तरह की स्थितियां हैं कांग्रेस मतलब वो शायद जिस तरह से बात कर रही है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल मैसेजिंग कैसे दी जाती है। वो कुछ इस तरह से खड़ी है कि उसके साथ के लोग उसका हाथ छोड़कर चले जा रहे हैं और तुम जा रहे हो तो तुम गलत हो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुद्दे पे ये नहीं है भाई आप कैसे चले जाएंगे, आप क्या, वो कह रहे हैं कि तुम अगर हमारा साथ छोड़कर इन मुद्दों पर चले गए और नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ चले गए तो तुम गलत हो। दूसरा, एक बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं, पिछले 2 दिनों से ये खूब चल रही है कि भाई ये तो 240 और 292-93 वाली सरकार है, इसको कैसे 360-61 मिल सकता है। अब ऐसा कहने वाले पता नहीं वो लोग अच्छा ऐसा नहीं कि वो लोग जानते नहीं, सब तो जानते हैं कि भाई नंबर तो एक आता है चुनाव के समय, दूसरा नंबर होता है अलग अलग मुद्दों पर। हो सकता है किसी मुद्दे पर 403 मिल जाए, हो सकता है किसी मुद्दे पर 543 हो जाए। भाई हुआ था ना
लेकिन जब हम कहते हैं कि नहीं ये तो सरकार 240 की है, 292 93 इसके कुल हैं और अब देखिए 361 पहुंच रही, इसका मतलब कि ये लोकतंत्र के खिलाफ जा रही। तो कांग्रेस ये जो दोनों मैसेजिंग कर रही है, ये दोनों पॉलिटिकल मैसेजिंग उसके लिए बड़ी खतरनाक है, सहयोगियों के लिहाज से भी और जनता भी देख रही है कि आप गलत। देखिए सहयोगियों के लिए तो एक बहुत पुराना गाना है राज कपूर साहब की पिक्चर का, मुझे याद आ गया, आप बोल रहे थे तो अभी, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। ये वो वाला सीन है कुछ। क्या बात है, हमारे साथ ना रहो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां कैसे चले जाओगे, बहुत अच्छा ये बात है। अनुभव से बोल रहे हैं। सर गुरुजी सर आपने सिखाया जो सिखाया। तो दूसरी बात, एक इंटरेस्टिंग बात और सुनिए आप। कल खड़गे जी ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, उसमें भी यही कहा है कि साहब ये बिल आप लाने जा रहे हो, हमने सुना है, सुना ही है सबने, पता किसी को नहीं है, सुना ही है, हमने सुना है आप बिल लाने जा रहे हो, तो ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए इस पर एक, ठीक है। और शायद ऑल पार्टी मीटिंग परसों बुलाई भी जा रही है, 20 को सोमवार को सत्र हो जाएगा, तो उससे एक रोज पहले बुलाई, अक्सर ही बुलाई जाती है सत्र से पहले, तो वो लेकिन इन्होंने खास तौर पर इस मुद्दे के लिए कहा कि इसमें हमको भरोसे में लीजिए, अगर आप बिल ला रहे हैं तो भरोसे में क्या नहीं, जब आपने डिक्लेयर ही कर दिया कि आप तो साथ ही नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस का चलिए इतना कहना ठीक है कि अगर ला रहे हैं तो भाई पहले बताओ उस बिल में क्या है। नहीं, सर्वदलीय बैठक तो वैसे भी बुलाई जानी चाहिए, ये तो मतलब होती है, ये तो एक होती है वो तो, हाँ, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि कल के ये तो चिट्ठी लिखी गई दोपहर बाद, और सुबह जो स्ट्रेटेजी मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया अरे ऑल पार्टी मीटिंग में होता क्या है, 35-40 नेता बोलते रहते हैं, सरकार की तरफ से 3-4 लोग सुनते रहते हैं, और जो 2 लोगों को फैसला करना होता है वो फैसला कर लेते हैं, वो तो मीटिंग में होते ही नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। अब कांग्रेस कह रही है ऑल पार्टी मीटिंग से कुछ निकलता नहीं और अध्यक्ष चिट्ठी लिख रहे हैं। जयराम रमेश जी का आज का बयान भी है इसके ऊपर, देख लीजिए। खड़गे जी ने और सारे विपक्ष की पार्टी की ओर से फ्लोर लीडर्स ने खत लिखा था किरण रिजिजू को। कल कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा खड़गे जी ने खत लिखा है कि परिसीमन विधेयक को लेकर जो आप नए प्रस्ताव लाना चाहते हैं उस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आपके जो प्रस्ताव है उस पर हम चर्चा करेंगे, हमको एक समय दीजिए उस अध्ययन करने का, विश्लेषण करने का। देखिए बात यह है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ये विधेयक लाना चाहते हैं 2029 के चुनाव के संदर्भ में। 2029 के चुनाव को कैसे हमें जीत हासिल कर सकें, उसी संदर्भ में, उसी नजरिए से वो परिसीमन विधेयक लाना चाहते हैं, संविधान संशोधन पर। हमारी जो चिंता है कि जो संघीय ढांचा है उस पर कोई जो डिस्टरबेंस हो जाएगा उस संघीय ढांचे को, खास तौर से दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत के राज्यों को जो परिवार कल्याण, परिवार नियोजन कार्यक्रमों में उनको सफलता हासिल हुई है पिछले 30-40 सालों में, उन पर एक दंड नहीं लगाना चाहिए। देखिए वो फिर नॉर्थ साउथ वाली बात कर रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों का नुकसान नहीं होना चाहिए कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण बेहतर कर लिया है। कह रहे नहीं सर, वो अंतर है दोनों बातों में, दोनों ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना और बिल के प्रोविजंस के लिए बुलाना। जी, दोनों में अंतर है। जो ऑल पार्टी मीटिंग है वो तो पार्लियामेंट कैसे चले, सेशन में क्या क्या बात हो उस पर है। वो तो हमेशा ही होती है सेशन से पहले बैठक, और उसमें या तो राजनाथ जी होंगे क्योंकि वही राजनाथ जी चेयर करते हैं, हाँ नॉर्मली तो वो होगा। लेकिन परिसीमन बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो उसके लिए कांग्रेस अलग तरीके से मांग कर रही है कि भाई उसकी एक ऑल पार्टी मीट बुलाई जाए और उसमें सरकार उस बिल पर बताए कि क्या क्या प्रोविजंस वो ला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। उसमें उनको अमेंडमेंट देना होगा तो वो देंगे, नहीं देंगे वो एक अलग मुद्दा। तो दोनों अलग अलग इशू हैं जिस पर काम होना चाहिए। बिल के प्रोविजंस सेशन शुरू होने से पहले बताए जा सकते हैं पार्टीज को। बिल यदि सरकार लेकर आ रही है तो बताना चाहिए उसको। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, वैसे 48 घंटे पहले बिल आने देना ही होता है, 48 घंटे पहले देना होता है मेंबर्स को। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, बहुत महत्वपूर्ण बिल है। तो यदि सरकार इसको बिल ना दे, लेकिन सरकार अपने प्रस्ताव तो बता सकती है भाई वी आर प्लानिंग टू डू दिस थिंग, तो उसमें कोई ऐसी चोरी वाली बात थोड़ी। भाई देखिए, एक समझिए ना कि लोकसभा संसद में कोई काम चोरी का तो हो नहीं सकता। सही बात है, ला रहे हो तो भाई, तो ला रहे हैं तो बता दें, लोग पढ़ के ही राय बनाएंगे अपनी, और वो भी इसी देश का हिस्सा है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो उनको भी ये पता रहे कि क्या है क्या नहीं है। जयराम रमेश जो चिंता करे थे, तो मुझे लगा वो बात को शायद थोड़ा अलग तरीके से बोला। उन्होंने कहा कि हमारी चिंता ये है कि हमारे दल छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, मुझे ऐसा लगा सहयोगी दल छोड़। लेकिन सर मुझे बताएं, नहीं यही ठीक है, ये तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा है कि आप बताओगे भाई ये इसमें प्रोविजन है, कोई चोरी से थोड़ी पास करा लोगे। मगर वो कांग्रेस तो पहले से ही कह चुकी, बिना बिल आए कह चुकी कि हम नहीं पास होने देंगे। ये भी तो बात करें ना,
नहीं, वो तो अभी जो बात कर रहे हैं उसके आगे तो सरकार बढ़ गई है। अभी जो आप जयराम रमेश साहब को सुनिए ना, थोड़ा गंभीर इशू है। वो जयराम रमेश बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात है और परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर, तो ये बात तो पिछले ज़माने की हो गई। उसके बाद तो होम मिनिस्टर ने कह दिया, सरकार ने कह दिया कि हम 50% जो है ना यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो 50% जब सीटें बढ़ा रहे हैं यूनिफॉर्म तरीके से, तो उसमें परिवार नियोजन, छोटी आबादी, कम आबादी, ये तो इशू ही नहीं रहा, नॉन इशू हो गया। अब कल जो कांग्रेस कर रही थी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का जो एब्सोल्यूट गैप है वो फर्क है, तो उस पर बात करें सरकार से कि भाई एब्सोल्यूट गैप को हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये वाला तो इशू ही नहीं बचा ना। लेकिन एब्सोल्यूट गैप अलग चीज होती है, नॉर्थ साउथ से पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन वो एब्सोल्यूट गैप से भी मुझे लगता है सर बात आगे जा चुकी है, वो 50% पे ही है बात। 50% इंक्रीज, 50% इंक्रीज से एब्सोल्यूट गैप में फर्क आता है ना। मैं कह रहा हूँ वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सरकार उस चक्कर में नहीं फंस रही है। नहीं, सरकार नहीं फंस रही है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का इशू वो होना चाहिए ना। अब नॉर्थ साउथ पे कहां रहे, नॉर्थ साउथ से तो निकल गई ना। हाँ, सरकार 50% पर लगता है उस सरकार को कि हम मना लेंगे, हर राज्य में 50%। मुझे लगता है मना ही लेंगे। अगर जनसंख्या के आधार पर होगा तो एब्सोल्यूट गैप बहुत बढ़ जाएगा। सरकार उसको संतुलित कर रही है। दूसरा जो बार बार परिवार नियोजन खत्म हो गया ना। हाँ, वो खत्म, लेकिन फिर भी जो परिवार नियोजन करें, ये मुसलमानों के इतने विरोधी क्यों हैं? ज्यादा बच्चे तो मुसलमान पैदा करता है, ये तो स्वाभाविक कहा, मतलब तथ्य है ना। अब तो ये नहीं है बात, क्योंकि बार बार TFR की बात कर रहे हैं। अरे सर, इससे कहानी बहुत आगे चली गई। नहीं, चूंकि वो कह रहे हैं इसलिए देखिए, ये तो नंबर 2/3 हुए। ये मैंने आपको जितने बिल बताए, ज्यादातर में 2/3 की जरूरत पड़ेगी। 2/3 सरकार ऐसा करेगी। सर मैं एक बताऊं स्ट्रेटेजी, आप जो कह रहे हैं इसमें से 5 बिल सरकार अभी लेकर आ रही है, जिसमें ये 131 जो अमेंडमेंट बिल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 30 दिन पर वो जेल भेजने 130, तो वो लेकर आ जाएगी। उससे क्या होगा, वाटर टेस्टिंग हो जाएगी सरकार की। पहले ले आएगी हाँ, तो उससे समर्थन में आ जाएगा जब वहां पर बिल पास हो जाएगा। सर मैं कह रहा हूं इन सबसे आगे बात चली गई, वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत बड़ी खबर आई है, उसमें बताएं सर। पीपी चौधरी जी जो इसके लिए जो जेपीसी बनी है उसके अध्यक्ष हैं, अब वो 10 राज्यों में जाकर के राय मशवरा कर चुके हैं ऑलरेडी। उन्होंने कल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, लोडेड स्टेटमेंट। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने हमको ये बता दिया है कि अगर हमको 6 महीने भी मिल जाएं, आप बिल पास करा के हमको बस 6 महीने दे दीजिए, हम पूरे देश का चुनाव एक साथ करा देंगे। लोकसभा का और सारी विधानसभाओं का चुनाव हम 6 महीने में एक साथ तैयारी करके करा सकते हैं। और उनको फिर आगे का इसका मतलब ये मान लीजिए ये बिल अभी पास ना हो, ये 2028 में पास कर ले सरकार, तो भी वो 29 का इलेक्शन कमीशन कराने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है, उनकी बात सुनिए। अभी तो बिल आ ही नहीं रहा ना। पीपी चौधरी जी का स्टेटमेंट देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का हमारा काम है पार्लियामेंट को रिपोर्ट देना, बिल को एग्जामिन करना और हमारी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को देना। ये पार्लियामेंट का काम है। अगर पार्लियामेंट 2028 में एक्सेप्ट कर लेती है तो 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा। स्वीकार करने के बाद में तो कोई रखने का कोई तुक ही नहीं। जो पक्ष बोलता है, जो अगर मान लो मोदी जी चाहते हैं कि बड़ा रिफॉर्म हो और उनके खाते में जाता है, अगर मान लो, तो अगर कोई अगर कहता तो कैसे तानाशाही बढ़ेगी? क्या उस समय जब देश में आजाद हुआ 1952 से 1967 तक 4 चुनाव, जनरल चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ हुए, क्या उस समय कांग्रेस की तानाशाही थी क्या? उसके बाद में 8 विधानसभा को उन्होंने 68 में बंद किया, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के साथ कराने का, क्या वो तानाशाही के लिए क्या था? जब हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन पर मामला आगे बढ़ गया। और हमारी जानकारी जो है वो ये कि अगर कमेटी को, जैसे उन्होंने कहा चुनाव आयोग 6 महीने में कराने के लिए तैयार है, ये 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए तैयार है। मेरी भी यही जानकारी है कि कमेटी जो है वो इस विंटर, ये जो मॉनसून सेशन है उसमें वो टेबल कर देंगे। और सरकार इस पर बहुत गंभीर है। ये जितने बिल यदि आप देख रहे हैं, अब देखने की हर लोगों की अपनी अपनी दृष्टि होती है। जयराम रमेश की दृष्टि और कांग्रेस की दृष्टि इस बात पर निर्धारित है और पूरी स्ट्रेटजी इस बात पर यहाँ है कि यदि ये परिसीमन लागू होता है, यदि संख्या बढ़ाई जाती है, सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है और वुमेन रिजर्वेशन आ जाता है, तो 2029 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक केकवॉक होगा। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई अभी टिकने वाली पार्टी दिखाई नहीं दे रही है राष्ट्रीय स्तर पर, और क्षेत्रीय पार्टियों को भी भारतीय जनता पार्टी परास्त कर रही है। बंगाल का हो गया, असम में आपने कांग्रेस का हाल देख लिया, बिहार के अंदर एक बहुत ताकतवर क्षेत्रीय पार्टी थी, उसका हमने हाल देख लिया।
तो यदि हम महाराष्ट्र चले जाएं तो उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी का जो हम हाल देख रहे हैं वो स्थिति देखें। आप यदि हम पंजाब चले जाते हैं तो वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों के हाल देख रहे हैं। ये पूरा आकलन, पूरी स्ट्रेटजी इस बात पर कांग्रेस का निर्भर नहीं है कि बिल में अच्छा क्या है, देश के लिए भला है या नहीं भला है। कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र के लिए है या नहीं, महिला रिप्रेजेंटेशन यदि बढ़ता है तो भारतीय लोकतंत्र मजबूत हो जाए या कमजोर होगा। बिल्कुल दुरुस्त है कि लोकतंत्र मजबूत होगा। अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द स्टेट यदि 50% बढ़ता है, इसके अतिरिक्त और कोई आपको बेहतर विकल्प निकल करके दिखता है तो हम कहेंगे उत्तर है इसका ना। यदि 2021 के जो 2000 अभी वर्तमान सेंसस के आधार पर यदि तय किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो साउथ के स्टेट्स हैं उनको और ज्यादा घाटा होगा। इसीलिए 2011 के सेंसस के आधार पर एक क्रॉस द स्टेट जो है वो बढ़ाया जा रहा है। सर ये सेंसस तो इशू ही नहीं रहा, आप इसको क्यों गलतफहमी कर रहे हैं? अरे भाई गलतफहमी मैं नहीं, 2011 में भी सेंसस पे नहीं कर रहे तो 2026 में भी सेंसस पे नहीं कर रहे, आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो सरकार उस पर करी नहीं रही सेंसस पर। अरे भाई सरकार, सर 11 के सुनिए 11 का सेंसस तो है ही सर, नंबर उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने कह दिया 50% हम यूनिफॉर्म तरीके से सीट बढ़ा रहे हैं, सेंसस का कोई मतलब ही नहीं है। मैं फैक्चुअली इनको बता देता हूं। फैक्चुअली ये हर जगह फैक्चुअली ही बोलते हैं, इसलिए फैक्चुअली हम बता रहे हैं। कांग्रेस का डिमांड ही यही है कि आप जनसंख्या पहले आप करते नहीं है, उसके बाद आपको करना चाहिए था। कांग्रेस का एक तर्क ये भी है, और कांग्रेस ने ये तो बोला ही है ना कि आप सेंसस कराओ फिर करो। उसका फर्क मैं बाद में बताऊं, चलिए आप करिए। भारतीय जनता पार्टी और सरकार का तर्क ये है कि यदि वो होता है तो उससे और ज्यादा उनको अच्छा, घाटा हो इसकी सकता है। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, लेकिन आप ये सोचिए ये सारे बिल, महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब भारत की विधायिका पर इसका असर सोचिए ना आप। हमारा सारा क्या कहते हैं सर विधायिका को, लेजिस्लेटिव का सारा तौर तरीका बदल जाएगा भाई भारत का। आप मतलब ये आमूलचूल परिवर्तन है। बिल्कुल ये बड़ा परिवर्तन है उसमें। अब सर एक लाइन मैं बोल दूं आपको, यदि सेंसस पर आप चाहें तो। सर इनकी परमिशन लगेगी। बोलिए आप बोल लीजिए। मैं एक दो खबरें बता करके एक्चुअली बताना चाह रहा था, फिर आ जाएंगे इस पर सर, आ जाएंगे। अब सब सवाल ये कि नंबर की बात हो रही थी, तो नंबर को लेकर के 2-3 खबरें मैं आपको बता देता हूं। पहले एक तो डीएमके अगर साथ है इस पर सरकार के साथ, क्योंकि अभी वही बात चल रही थी नॉर्थ साउथ वाली, तो सरकार को एक बहुत बड़ा चंक मिलता है। 22 सांसदों का एक लॉट, बड़ा लॉट है। तो वो गैप जो उसको पूरा करना है लगभग 60 एमपीज का, वोटों का, वो काफी हद तक पूरा हो जाता है। इसको लेकर के कल पहले पी चिदम्बरम साहब ने कहा था कि हमने सुना है डीएमके वाले साथ समर्थन करने जा रहे हैं इस बिल पर सरकार का। कल एक और पार्टी जो पहले कांग्रेस की तरह डीएमके की साथी थी और फिर वो विजय की पार्टी गठबंधन में चली गई तमिलनाडु में, वीसीके, कल वीसीके ने इस बात को ओपनली कहा कि हमारी जानकारी है कि डीएमके एनडीए में जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात उन्होंने बताई। ऑल्दो उसको डिनाई किया, डीएमके ने सब किया, लेकिन एक दल का, तमिलनाडु के दल का एक कहना कि ये एनडीए के साथ जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस के बाद दूसरी पार्टी जो है वो कह रही थी। अभी सर जो है बात कह रहे थे कि अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बीजेपी के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। इसको दूसरी तरीके से कहा है एनडीए की एक सहयोगी छोटी पार्टी ने यूपी में, ओम प्रकाश राजभर जी, काफी बयान देते हैं वो, लेकिन ये बयान उनका नोट करने वाला है और इस पर विवाद भी है। उन्होंने ये कहा कि ये बिल जो आ रहे हैं आप देखिएगा ये सब साथ देंगे, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उन्होंने कहा अगर इस देश में इन सियासी पार्टियों को अपना वजूद बचा के रखना है, यहां पॉलिटिक्स करनी है भारत में, तो करना वही पड़ेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह चाहते हैं। चुनाव आयोग ने सही कहा है। पहले तो बिल पास करने के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति बनी है, वो समिति पूरे प्रदेश में, देश के अलग अलग प्रदेशों में घूम करके सबकी राय ले रही है और मानसून सत्र में ये पेश होगा और वो पास भी होगा। लोग पास करेंगे कि हम एक बात कहें ना, इस धरती पर अगर रहना है तो अमित शाह और मोदी की बात को मानना है, पार्टी को जिंदा रखना है, बचा के रखना है, तो फिर तो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, महिला बिल, परसीमन बिल सब पास करना पड़ेगा।
ऐसे ही दोस्तों से आगाह करती हैं बचपन में माताएं, सही नुकसान मत करा लेना अपना। कह रहे इस धरती पर अगर रहना है तो वही करना पड़ेगा जो मोदी और अमित शाह कहते हैं। तो सर ये अपने क्षेत्रीय दलों को संदेश दे रहे थे या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी संदेश दे रहे थे? अब वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो किसको संदेश दे रहे थे? कि वो तो कह रहे थे कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना होगा, वैसे देश की राजनीति में रहना है तो मोदी शाह करना होगा। लेकिन उनकी वो जो मुझे लगता जो है पॉइंट कह रहे हैं उस पर हाँ, कह रहे हैं सब साथ दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिस तरीके से काम करते हैं वो कोई भी कच्चा काम नहीं करते हैं। उनका बहुत सॉलिड ग्राउंड वर्क होता है। आर्टिकल 370 का जब देखा हमने हटाया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था और ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से पास नहीं करा पाएगी, लेकिन वो फ्लोर मैनेजमेंट रहा अमित शाह जी का कि उसको उन्होंने पास करा लिया। और अभी जिस तरीके से तो समुद्र में विलीन होने के लिए ही होता है, और अभी जिस तरीके से लगातार क्षेत्रीय दल टूटते जा रहे हैं, मतलब जो घोर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे, जो घोर हिंदुत्व के विरोधी माने जाते थे, जो घोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विरोधी माने जाते थे, वो भी अब इस स्तर पर आ गए कि वो कह रहे हैं कि हम भाई अगर बिल आएगा तो मुद्दों के आधार पर समर्थन दे सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि वो समर्थन देंगे। डीएमके का जाना, शरद पवार का इस तरफ से जाना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश है क्षेत्रीय दलों को कि अब देश की राजनीति कहां जा रही है। इस पर एक खबर और वो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव भी इस मामले में 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा जी, तो उसकी बात भी उनकी बात भी हो जाएगी। अभी आपने लेकिन शरद पवार जी की बात की, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, मेरे तो कान खड़े हुए सुन के किसकी किससे मुलाकात हुई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई कल। जयंत पाटिल जो शरद पवार जी की पार्टी के बड़े नेता हैं, और उनके साथ थे जितेंद्र आव्हाड। जितेंद्र आव्हाड एक बड़े क्या कहते हैं दबंग टाइप के नेता हैं और और शरद पवार जी के बड़े करीबी हैं। सर ये मीटिंग क्या थी? दरअसल मुझे लग रहा है अगर जितेंद्र आव्हाड गए हैं मिलने के लिए तो ये तय है कि शरद पवार का कोई संदेश होगा, सुप्रिया सुले का कोई संदेश होगा और प्रदेश की राजनीति को लेकर कोई मुझे लगता है चर्चा की बात होगी। जितेंद्र आव्हाड और एकनाथ शिंदे की बात हो या जितेंद्र आव्हाड और देवेंद्र फडणवीस के समीकरण बहुत अच्छे नहीं है। एकनाथ शिंदे और जितेंद्र आव्हाड तो एक ही क्षेत्र से आते हैं। एकनाथ शिंदे थाने से और जितेंद्र आव्हाड तो मुंब्रा से आते हैं, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी जहां बाहुल है वहां से वो विधायक बनते हैं, तो वहां पर वर्चस्व की इनकी लड़ाई पुरानी है। अगर एकनाथ शिंदे के पास जितेंद्र आव्हाड जा रहे हैं, सारी मीटिंग्स का सिलसिला है ना सर, निश्चित रूप से। तो यही लोग मिले थे पहले मुख्यमंत्री से, हाँ, फिर उससे पहले शरद पवार जी मिले थे। जितेंद्र आव्हाड अगर गए तो ये प्रदेश के राजनीतिक समीकरण की बात होगी, प्रदेश कैबिनेट को लेकर बात होगी, दिल्ली की राजनीति की बात नहीं होगी। दिल्ली की राजनीति की बात नहीं होगी, नहीं, दिल्ली की राजनीति सुप्रिया सुले करेगी। ये प्रदेश में शरद पवार वो तो आप जरा डिटेल में चले गए। एनडीए में आने की बात करने के लिए वही तो है सर, वही तो बात है कि प्रदेश में कैसा और केंद्र में कैसा हो एडजस्टमेंट। असल मुश्किल ये हो गई है कि अभी जो राजभर जी ने कहा वो तो खैर थोड़ा नेक्स्ट लेवल बोलते ही हैं, तो उनका अलग है। लेकिन आप जरा सोचिए कि शरद पवार की पार्टी के लोग कहीं मिल रहे हैं तो किसको किसको पता, ये नहीं पता। सुनेत्रा पवार की पार्टी के लोग मिल रहे हैं तो किसको किसको पता है, नहीं पता। अब आज की खबरें हैं, ये तो मैंने छपी हुई खबर जो पढ़ी कि जानकारी ही नहीं थी सुनेत्रा पवार जी को कि कौन कौन जाके देवेंद्र फडणवीस से मिला है। सुनील तटकर, प्रफुल्ल पटेल। इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी बहुत कुछ चल रहा है। और जो हम लोग बार बार कहते थे कि नहीं शरद पवार तो मतलब एक उनका एक सेट पैटर्न है, उसमें बिहेव करते हैं, उसमें वो चौंकाते हैं, ना इस बार वो शायद वो अपना पैटर्न तोड़ रहे हैं। चौंकाएंगे लेकिन पैटर्न वो अपना तोड़ रहे हैं। और जितेंद्र आव्हाड के मिलने का सीधा सा मतलब हुआ कि जो महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के बीच में क्या कोई गुंजाइश बन सकती है, उस पर बात हो सकती है, क्योंकि सीधे तो वो एनडीए का हिस्सा भाजपा से नहीं बन सकते। अब प्लीज सॉरी, आप उस वक्त कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मैं वो जनसंख्या, लेकिन एक जो अभी महाराष्ट्र में बात की तो अभी हर्षी ने बहुत एक अच्छी फोटो बताई कि अभी ये पीपी चौधरी साहब की टीम जो है वहां गई हुई है लखनऊ में, तो योगी आदित्यनाथ जी के साथ सुप्रिया जी ने फोटो वन नेशन इलेक्शन पर जो आपने बताया था पीपी चौधरी पोस्ट किया। मैं एक पॉलिटिकल मैसेज के तौर पर आपको बता रहा हूँ जी। तो वो अच्छी राजभर जी को देखकर या तो उन्होंने सुन के, राजभर जी पे कुछ नहीं कहना आपको? नहीं, राजभर जी तो कुछ भी कह सकते हैं, वो बड़े नेता हैं, उनकी बात ठीक ही होगी जो कह रहे हैं। नहीं, मैं दूसरा निवेदन कर रहा था कि सेंसस में क्या है, भले के लिए कर रहे हैं या एक ही मिनट सर आप बोलिए। हाँ, नहीं, मैं केवल इतनी सी बात बता रहा हूँ कि एक तो अभी जो ये आ रहा है बिल, डिलिमिटेशन का बिल, उसमें सेंसस को सरकार ने रखा नहीं, उनका यूनिफॉर्मिटी 50% रखते हैं, ठीक है। ये कहा गया कि 2011 पर करना चाहिए, कांग्रेस कह रही है 2026 पर आई है। उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क यह है कि 11 में आपकी आबादी है 120 करोड़, 2026 में आबादी है आपकी 145 करोड़। तो जब आप उसको 850 सीटों पर करेंगे तो फिर आपके पास जो हर पार्लियामेंट में नंबर ऑफ
पॉपुलेशन जो है ना वो बढ़ा रहेगा। तो यदि 2026 करते तो 850 की बजाय हो सकता है 1100 सीटें करनी पड़े, ये फर्क है। मैं इतना से नहीं सर, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है आपने ये वाला, बाकी आपकी बात ठीक है, आखिरी वाली सिर्फ मैं कहूं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसको बढ़ा के करना है। सीट तो बढ़ रही है 120 से 142 आपका पहला लॉजिक, लेकिन वो क्यों जनसंख्या पर नहीं कर रहे हैं? पहला लॉजिक यह है कि हिस्से एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रिप्रेजेंटेटिव के पास ज्यादा आबादी, वही मैं कह रहा हूं, वो जो 50% बढ़ाना है। एक मिनट सर, 10 सेकंड एक्चुअली आपके लिए ना, आपके लिए दोनों के लिए समय नहीं है। 10 सेकंड ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर लेंगे सर, इसी पे आ जाएंगे, दोबारा कर लेंगे।